अब डॉक्टर पैनहुआ को जापान गए आधे महीने से थोड़ा ज्यादा समय हो जाता है एंड इस बीच इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वार्ड्स की कमी हो रही होती है एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूरा इमरजेंसी डिपार्टमेंट लगा होता है। वार्ड्स की कमी के पीछे का कारण होता है रैन, जो कि रेगुलरली पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा था एंड वो अब तक 100 पेशेंट्स को ठीक कर चुका था। रैन एक दिन में 5 से लेकर 100 फिंगर्स ठीक कर रहा था, बट अभी तक ट्रेजर चेस्ट से उसे सिर्फ एनर्जी सीरम मिल रहे थे। अब एज रैन को हर 10 पेशेंट ठीक करने के लिए एक ट्रेजर बॉक्स मिलना था, तो उसके पास अब 10 ट्रेजर बॉक्स हो चुके थे। रैन खुद कंफ्यूज होता है कि एम्पटिंग टेक्निक ट्रेनिंग मिशन सिर्फ रैन को एनर्जी सीरम दे रहे हैं एंड इसीलिए वो सिस्टम को एनर्जी सीरम कलेक्ट करने का सिस्टम का उसकी बेइज्जती करता है। अब रैन के पास जो 10 ट्रेजर चेस्ट होते हैं वो उन्हें एक साथ ओपन कर देता है एंड उसे किसी से भी रेयर आइटम नहीं मिलता। रैन थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है एंड वो सिस्टम को अनरीजनेबल कहता है, एज इतने सारे एनर्जी सिरम से रैन को समझ नहीं आता कि वो इन सब का क्या करेगा। वो उन्हें यूज कर सकता है, लेकिन अगर वो उन्हें यूज करता रहेगा तो वो बार बार सिर्फ ऑपरेशन ही करता रहेगा एंड दिस वॉन्ट बी फन। क्या रैन के इतने सब कहने के बावजूद भी सिस्टम रैन को कोई न्यू मिशन या रिवॉर्ड असाइन नहीं करता। खैर, ड्यूटी खत्म होने के बाद रैन थक हार के इमरजेंसी रूम के बाहर बैठ जाता है। माइंड यू, वो अभी तक बहुत ज़्यादा सर्जरीज कर चुका होता है एंड अब वो बाहर बैठकर गेम्स खेलने लगता है, जस्ट लाइक मी। खैर, तभी पीछे से वैंग जिया आती है एंड वो रैन को नीचे बैठता हुआ देख सोचती है कि कहीं रैन ज़्यादा थक तो नहीं गया। इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर रैन कहता है हाँ। इतना कहकर वो गेम पर फोकस करता है, क्योंकि गेम पहले और दूसरों की बातें बाद में। रैन के जवाब के बावजूद भी वैंग जिया को विश्वास नहीं होता एंड वो लू वैनबिन एंड अपनी टीम के दूसरे मेंबर से पूछती है, जो कि पीछे से ही आ रहे होते हैं। उनसे पूछती है कि क्या शिफ्ट के दौरान रैन ने रेस्ट किया था, जिस पर लू वैनबिन बताता है कि उसने एंड मा येनलिन दोनों ने शिफ्ट वाइज काम किया, लेकिन वो रैन की स्पीड को कैच नहीं कर पाए। रैन 2 ऑपरेशन थिएटर के बीच में मूव करता गया, इसीलिए उसके पास खाने का टाइम भी नहीं था। एक दूसरी नर्स वैंग जिया को बताती है कि अगर ऑपरेशन थिएटर चेंज करने में उन्हें कोई डिले हो रहा था तो इसके लिए रैन उन्हें डांट भी रहा था। इन दोनों की बात से वैंग जिया को लगता है कि कहीं उसका प्रिंस बीमार तो नहीं हो गया एंड अब चमड़ी को लग रहा है कि रैन बीमार है एंड यही उसका मौका है अपनी आंट की स्पेशल सूप से रैन का दिल जीतने का। मीनवाइल रैन अभी भी अपनी गेम्स में फोकस्ड होता है। अब तभी रैन का सिस्टम उससे एक न्यू टास्क देता है। रैन कंफ्यूज था, वो सोचता है इतने टाइम तक तो सिस्टम शांत था, लेकिन अचानक से वो एक मिशन के साथ दोबारा एक्टिव हो गया। खैर, रैन के लिए ये अच्छी बात थी, क्योंकि बेचारा इतने टाइम से दूसरों की उंगलियों पर जो काम कर रहा था, क्वाइट लिटरली। खैर, सिस्टम रैन को टास्क देता है कि उसे 2 ऐसी ट्रीटमेंट करनी होंगी जिसमें वो बेयर हैंडेड ब्लीडिंग कंट्रोल की मदद से ब्लीडिंग को 1500 सीसी तक कम करे एंड यहाँ पर सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर्स, एज ब्लड की वॉल्यूम को ज्यादातर क्यूबिक सेंटीमीटर्स में ही मेजर करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सीसी लिखा है। इसका रीजन ढूंढने पर मुझे ये पता चला कि एज क्यूबिक सेंटीमीटर्स काफी ज्यादा प्रिसाइज है एंड एक सीसी 1 मिलीमीटर के ही इक्विवेलेंट होता है। खैर, रैन का ये टास्क जितना आसान सुनाई दे रहा है उतना ही कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड है, इसीलिए अब रैन को सिस्टम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। मिशन के डिटेल्स जानने के बाद रैन अब अपने बचे हुए सर्जरीज परफॉर्म करने के बारे में सोचता है। रैन को नेक्स्ट सर्जरी के लिए तैयार देख लू वैनबिन उससे पूछता है कि क्या वो रेस्ट नहीं करने वाला। मीनवाइल वैंग जिया को रैन की गेम की फिक्र हो रही होती है। वो रैन से पूछती है कि अगर वो बीच गेम के ऐसा चला गया तो उसकी रैंक गिर जाएगी। इस पर रैन वैंग जिया को कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसके बदले में उसकी गेम को प्ले कर सकती है। इससे उसकी मदद भी हो जाएगी। खैर, एज यूजुअल जैसे उस बाइकर गर्ल को लगा था कि रैन ने उसे ये टास्क इसीलिए दिया है क्योंकि वो दोनों एक क्लोज रिलेशनशिप में हैं, तो सेम वैंग जिया को भी ऐसा ही लगता है। सच में इस कॉमिक का नाम चमड़ी गर्ल एक्यूमुलेशन सिस्टम होना चाहिए था। अब रैन अपनी बची हुई सर्जरीज को परफॉर्म करने के बाद हेड ऑफ नर्सिस के पास जाता है एंड अपनी ड्यूटी से ऑफ ले लेता है। मीनवाइल वहाँ पर एक और लड़की होती है जो कि रैन को देखकर शर्मा रही होती है। आर यू ओके सिस्टर? खैर, रैन अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इधर उधर घूमने लगता है एज उसे मिशन की रिक्वायरमेंट वाले पेशेंट की तलाश होती है। रैन को पता होता है कि इस मिशन में 1500 सीसी खून कम करना ज़रूरी था, जो कि 1.5 लीटर होता है। अगर कोई उस खून को एक कोक के बोतल में भरने की कोशिश करे तो पता चलेगा कि 1.25 लीटर कोक बोतल भी काफ़ी नहीं होगी। अगर किसी ने इतना ज़्यादा खून खो दिया तो उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा एंड इसीलिए रैन ऐसे पेशेंट को ढूंढ रहा होता है।
खैर रैन को ऐसे पेशेंट का इंतजार करते हुए अब 2 घंटे से भी ज़्यादा समय हो जाता है, लेकिन उसे ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिलता। रैन पेशेंट की तलाश अभी भी जारी रखता है कि तभी पीछे से डॉक्टर जाओ रैन के कंधे पर हाथ रख उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। एज यूजुअली रैन काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है पेशेंट की फिंगर की लैक्सरेशन में, इसीलिए डॉक्टर जाओ को इस चीज़ पर शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा। रैन बताता है कि वो ऑपरेशन का इंतज़ार कर रहा है। इस पर डॉक्टर जाओ रैन से कहता है कि अगर उसे ऑपरेशन का ही इंतज़ार है तो वो इंतज़ार ना करें, एज डॉक्टर जाओ के पास ऑलरेडी कुछ ट्रिकी पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट उन्हें करना है। डॉक्टर जाओ की इस बात पर रैन जाओ के साथ निकल जाता है। अब अपॉन रीचिंग द ऑपरेशन रूम डॉक्टर जाओ रैन को बताते हैं कि पहले ऑपरेशन में उन्हें किसी के एनएस से हड्डी निकालना है। ब्रो व्हाट, एंड तुम बिलीव नहीं करोगे कि नेक्स्ट ऑपरेशन में उन्हें प्रोस्टेट से नेल को निकालना है। लाइक हाउ डिड यू मैनेज टू गेट अ बोन अप योर एस डूड। अब समझ में आ रहा है कि डॉक्टर्स को कैसे केसेस से डील करना पड़ता है। खैर रैन इन केसेस के बारे में सुनकर सरप्राइज्ड होता है। रैन को हैरान देखकर डॉक्टर जाओ उससे कहता है भाई काम पे लग जा, अगर ऐसे ही रहा तो कुछ ऐसे और पेशेंट्स आ जाएंगे जो तुझे और ज़्यादा हैरान कर देंगे। अब तभी अचानक से डॉक्टर जाओ रैन को एक पेशेंट के बारे में बताते हैं जो कि बहुत मुश्किल केस था एंड उस पेशेंट को सिर्फ भगवान ही बचा सकते थे। कुछ टाइम बाद डॉक्टर जाओ रैन को एक ऐसे पेशेंट को सीपीआर देने के लिए कहते हैं जो कि एक हीट स्ट्रोक पेशेंट होता है एंड उस पर कोई मेडिसिन काम नहीं आती। रैन उस पेशेंट को सीपीआर दे रहा होता है। सीपीआर का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूएशन। ये एक ऐसी इमरजेंसी टेक्निक है जो हार्ट और ब्रीदिंग बंद होने पर यूज़ की जाती है। अगर कोई इंसान बेहोश हो जाए और सांस ना ले रहा हो तो सीपीआर देना ज़रूरी हो सकता है। इसमें चेस्ट कंप्रेशन यानी कि दोनों हाथों से सेंटर ऑफ चेस्ट पर जोर और फास्ट प्रेशर डालते हैं, अप्रॉक्स 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट, जिसके बाद आती है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग यानी कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। अगर कोई पेशेंट सांस ना ले रहा हो तो डॉक्टर्स को उसे कभी कभी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन देना पड़ता है। इससे हार्ट और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचने में मदद मिलती है जब तक मेडिकल हेल्प ना आ जाए। इससे तुम ये समझ सकते हो कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है। रैन पेशेंट की छाती को ज़ोर ज़ोर से दबा रहा होता है। 3 मिनट बीत जाते हैं लेकिन पेशेंट सांस नहीं लेता। पेशेंट की फैमिली रोने लगती है, वो एक हेल्पलेस सिचुएशन में होते हैं। इवन आफ्टर रैन हैंडल दिस केस इट वॉज ऑफ नो यूज़, जो कि नेचुरल भी था। रैन एक अच्छा सर्जन है, गॉड नहीं। एक तरफ पेशेंट की फैमिली के रोने की आवाज़ आती है तो दूसरी तरफ रैन की हैवी ब्रीदिंग। रैन ने अपनी पूरी कोशिश की होती है लेकिन कंपेयर टू द अदर डिपार्टमेंट्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुत डेथ्स होती हैं और ये डेथ लोगों के लिए एक्सेप्ट करना पॉसिबल भी नहीं होता है। ये डेथ बहुत अचानक से होती है और रैन ने ये पहली बार एक्सपीरियंस किया था एंड इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा होपलेस फील कर रहा था। रैन को शांत देखकर डॉक्टर जाओ उससे पूछता है क्या ये तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है। रैन शॉक था, उसकी आवाज़ में डिसबिलीव था। वो कहता है शायद हाँ। डॉक्टर जाओ रैन को समझाते हैं कि उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डेथ कॉमन है एंड डॉक्टर्स वो लोग होते हैं जो कि पेशेंट्स के लिए डेथ के डोर को ओपन या क्लोज करते हैं। अगर वो किसी को डेथ के गेट से बचा लेते हैं तो वो खुद को लकी समझते हैं, लेकिन किसी भी हालत में डेथ को अवॉइड नहीं किया जा सकता। रैन अभी भी डिसबिलीफ में होता है। वो कहता है अगर उसकी जगह डॉक्टर जाओ ने सीपीआर दिया होता तो शायद। ये सुनकर डॉक्टर जाओ समझ जाते हैं कि रैन खुद को ब्लेम कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए वो रैन को समझाते हैं कि पेशेंट ऑलरेडी मर रहा था। जहां से उसे उठाकर लाया गया वो उस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था। हॉस्पिटल में आने के बाद पेशेंट की हार्ट बीट 7 मिनट से ज़्यादा टाइम तक रुक गई थी। अगर वो सीपीआर से बच भी जाता, जिसके चांसेस 1 in a million है, तब भी वो एक वेजिटेटिव स्टेट में होता यानी कि कोमा में होता। एंड अगर वो कोमा से उठ भी जाता, जिसके चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा लो हैं, तब भी वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं जी पाता। डॉक्टर जाओ रैन को समझाते हैं कि उसके सीपीआर में कोई कमी नहीं थी। अगर वो रैन की जगह होता तब भी सेम ही रिजल्ट निकलते। डॉक्टर जाओ रैन को समझाता है कि डायरेक्टर वो हमेशा कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी को बीमारी से बचाना है तो तुम्हारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बीमारी क्या है। डॉक्टर जाओ के समझाने पर रैन का मूड थोड़ा लिफ्ट होता है, जिसके बाद डॉक्टर जाओ रैन को और ज़्यादा मनाने के लिए उसे पूछते हैं दारू पिएगा। खैर रैन इस पर कहता है कि भाई
डॉक्टर्स के लिए दारू पीना अलाउड नहीं है। इस पर डॉक्टर जाओ से कहते हैं रूल्स फक ऑफ कर सकते हैं, हम दारू पियेंगे। जिसके बाद डॉक्टर जाओ रैन को अपने साथ शाओ फैमिली के रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने के लिए लेकर जाता है, फोर्सफुली ऑब्वियसली। मीनवाइल जिस फूड स्ट्रीट में ये लोग जा रहे होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी एक आदमी नाइफ लिए कुछ लोगों को एलिमिनेट करने के बारे में सोच रहा होता है। वो बात करता है कि ये उसका आखिरी दिन है, इसीलिए वो यहाँ पर अकेला नहीं मरेगा। मीनवाइल रैन एंड डॉक्टर जाओ भी अब शाओ फैमिली के रेस्टोरेंट पहुँचते हैं एंड डॉक्टर जाओ रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही रेस्टोरेंट के ओनर को आवाज़ देता है, जिससे उस रेस्टोरेंट का ओनर शाओ बाहर आता है। शाओ डॉक्टर जाओ को देखकर बहुत खुश होता है। वो डॉक्टर जाओ से पूछता है कि वो बहुत टाइम बाद आ रहा है, जिस पर डॉक्टर जाओ से कहता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी था। आई नो बिजी तो कहाँ ही होगा तू। खैर डॉक्टर जाओ के ये कहने पर रैन भी उसे स्टेयर करने लगता है। आई मीन क्वाइट यार, सबको पता है कि डॉक्टर जाओ इतना भी काम नहीं करता। वेल अब डॉक्टर जाओ शाओ को रैन से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद रैन भी शाओ को ग्रीट करता है। अब एज रैन इज हैंडसम एंड यंग, सो शाओ रैन से कहता है कि उसका फ्यूचर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। लिटरली इसको पता नहीं कितने लोग सेम चीज कहेंगे। वेल शाओ रैन को अपना पूरा नाम बताता है। एज रैन डॉक्टर जाओ का फ्रेंड है तो इस तौर पर उसे शाओ फैमिली के रेस्टोरेंट का लाइफ टाइम 30% डिस्काउंट कार्ड भी दे देता है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि जाओ एंड शाओ की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। अब शाओ रैन एंड जाओ को बैठने के लिए जगह दिखाता है, जिसके बाद रैन एंड डॉक्टर जाओ वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। डॉक्टर जाओ शाओ से अपने फेवरेट डिश द बिग पोर्शन ऑर्डर करवाता है, जिसके बाद शाओ फूड बनाने चला जाता है। इस बीच रैन डॉक्टर जाओ बात करते हैं, जिसमें कि रैन डॉक्टर जाओ से कहता है कि शाओ काफी बीमार दिखाई दे रहा है एंड गेस व्हाट, रैन इज राइट। डॉक्टर जाओ रैन को बताते हैं कि शाओ अपना फुल कॉन्फिडेंस दिखाता है, लेकिन उसके लिए चीजें काफी ज्यादा अलग हैं। वेल अब क्योंकि रैन एंड डॉक्टर जाओ की काफी अच्छी बॉन्डिंग है एंड रैन यूजुअली डॉक्टर जाओ की काफी ज्यादा मदद करता है, तो इसीलिए डॉक्टर जाओ रैन से कहते हैं कि शाओ यूनवा हॉस्पिटल का पेशेंट है एंड बचपन से लेकर अब तक शाओ को बहुत सी बीमारियां थी। जब शाओ पैदा हुआ था तब उसे वेंट्रिकुलर स्पेटल डिफेक्ट था। वेंट्रिकुलर स्पेटल डिफेक्ट यानी कि वीएसडी का मतलब है दिल के दो लोअर चेम्बर्स के बीच एक होल या ओपनिंग होना। जब किसी को वीएसडी होता है तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में लीक कर सकता है, जिससे लंग्स पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और दिल को हार्डर वर्क करना पड़ता है। तो तुम समझ सकते हो दिस इज प्रीटी सेवियर। वेल दिस वॉज नॉट इट। जब शाओ एलिमेंट्री स्कूल में था तब उसने हाई जंप में पार्टिसिपेट किया एंड वहां पर उसकी एंकल टूट गई। लेटर ऑन बड़े होते हुए एक दिन उसकी किसी से लड़ाई होगी, जिसके रिजल्ट में उसकी किडनी रिमूव करनी पड़ी। आई मीन ब्रो व्हाई आर यू इवन फाइटिंग लाइक यू हैव, भाई तेरे को दिल की बीमारी थी यार, हमें भी दिल की बीमारी है। इनफैक्ट शाओ यूनवा हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट का फर्स्ट किडनी रिमूवल केस भी हो सकता है। एंड अगर तुम्हें ये जानना है कि नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है, तो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में किडनी रिलेटेड बीमारियों के स्पेशलिस्ट होते हैं। वेल अब यही नहीं और सुनो, जब यूनवा हॉस्पिटल में रियोमोटोलॉजी डिपार्टमेंट बना तब शाओ ऑलरेडी रूमोआर्थराइटिस बीमारी से जूझ रहा था। अब एज ये क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही जॉइंट्स पर अटैक करता है, तो तुम समझ सकते हो कि शाओ की लाइफ इतनी आसान नहीं थी। वेल इसके बाद जब यूनवा हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन लगी तब शाओ की बॉडी के अंदर उन्हें एक ट्यूमर मिला, जो कि एक बेनिगन ट्यूमर था। बेनिगन ट्यूमर का मतलब होता है नॉन कैंसरस ग्रोथ, जो बॉडी के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकता है या स्लोली ग्रोइंग होते हैं और स्प्रेड नहीं करते जैसे कैंसरस ट्यूमर्स करते हैं। यानी कि दिस इज़ नॉट प्रीटी सीरियस, बट ये फिर भी अच्छी बात नहीं है एक आदमी के लिए जिसको ऑलरेडी इतनी सारी बीमारियां हो गई थी। वेल लेटर ऑन शाओ को अपेंडिक्टिस जैसी बीमारियां भी हो गई थी, जो कि एक इमरजेंसी होती है जिसमें अपेंडिक्स सूजन और इन्फेक्शन से भर जाता है। इसके कुछ टाइम बाद शाओ को स्टेंट हो गया। स्टेंट का मतलब है कि किसी आर्टरी या वेसल में ब्लॉकेज होना। इसके कुछ टाइम बाद इसकी आर्टरीज हार्ड हो गई थी, जिससे कि ब्लड फ्लो को अफेक्ट हो रहा था। लेटर ऑन शाओ को लिवर सिस्ट हो गया, जो कि यूजुअली हार्डनेस होते हैं, लेकिन अगर बड़े हो जाएं या सिम्टम्स कॉज करने लगें तो मॉनिटरिंग इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिसके बाद शाओ को गॉल स्टोन्स हो जाते हैं, जो कि छोटी छोटी हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं जो गॉल ब्लैडर में बनते हैं। डॉक्टर जाओ के ये बताने पर रैन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, आखिर किसी आदमी को इतनी सारी बीमारियाँ कैसे हो सकती हैं। जिस पर डॉक्टर जाओ बताता है कि इन सब के चलते शाओ उनके हॉस्पिटल का एक मॉडल पेशेंट है। उसे इतनी बीमारियां हैं जितने कि हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी होंगी, बट स्टिल वो मेहनत से नहीं डरता। उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है एंड जब भी वो बीमार होता है वो हॉस्पिटल आ जाता है एंड डिस्चार्ज होकर अपने काम पर दोबारा लग जाता है।
माई ब्रो इज ट्रूली इंस्पायरिंग। वेल, अब ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है। शाओ इन दोनों की बातें सुन लेता है, जिसके बाद शाओ डॉक्टर जाओ से पूछता है कि क्या वो दोबारा से उस स्टोरी को बता रहा है, यानी कि डॉक्टर जाओ पहले भी स्टोरी को दूसरे लोगों को शायद बता चुका है। वेल, जाओ कहता है कि उन्होंने अभी सिर्फ शुरुआत ही की है एंड खाना खाते हुए वो इस चीज़ के बारे में और बात करेंगे। वेल, अब डॉक्टर जाओ खाने की फर्स्ट बाइट लेता ही है कि तभी बाहर से उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। बाहर से कोई मदद मांग रहा होता है। इस आवाज़ को सुनकर ये तीनों अब विंडो के बाहर देखते हैं जहाँ से ये आवाज़ आई थी। बाहर काफ़ी ज़्यादा पेडेस्ट्रियंस भाग रहे होते हैं एज उनके पीछे एक आदमी नाइफ लिए दौड़ रहा होता है एंड ये वही मेनियाक होता है जिसे कि हमने पिछले चैप्टर के एंड में ओवरहर्ड किया था। वेल, इतने लोगों को भागता हुआ देखकर एक पुलिस वाला इस मेनियाक के पास दौड़ कर जाता है, विच डजंट टर्न्स आउट टू बी अ गुड आइडिया एज वो मेनियाक पुलिस वाले को स्टैप करके वहां से भाग जाता है एंड ये सब रैन, जाओ एंड शाओ की आंखों के सामने होता है। दे वर प्रीटी शॉक्ड बाय दिस। पुलिस वाले को स्टैप करने के बाद वो किलर वहां से भाग जाता है एंड इस इमरजेंसी को देखकर रैन एंड जाओ अब स्ट्रीट की तरफ भागते हैं जहां वो पुलिस वाला लेटा होता है। वो पुलिस वाला कांप रहा था एंड जाओ उसे बताता है कि वो यूनवा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। मीनवाइल दैट पुलिसमैन टेल्स देम कि उसके अलावा भी एक टीनेजर को उस मेनियाक ने स्टैप किया। इस सिचुएशन को देखते हुए जाओ पुलिसमैन को रैन के लिए छोड़ देते हैं एज ही अप्रोचेस द अदर इंजर्ड। पुलिसमैन की हालत क्रिटिकल थी एज उसे स्टैब किया गया था। अब एज रैन को पता नहीं था कि ये स्टैब का इम्पैक्ट कहाँ पर हुआ है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो रैन स्टैब को डिसइंफेक्ट करने के लिए शाओ से हाई डेंसिटी अल्कोहल मंगवाता है, जिस पर शाओ भागकर अपने शॉप पर जाता है एंड आयोडोफॉर लेकर आता है। आयोडोफॉर एक आयोडीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट होता है। वेल, यू मस्ट बी वंडरिंग कि रैन ने तो उससे हाई क्वालिटी अल्कोहल मंगाया था, लेकिन वो आयोडोफॉर क्यों लेके आ रहा है? तो इसका रीजन ये था कि एज शाओ को इतनी सारी बीमारी है तो उसे पता था कि इस सिचुएशन में आयोडोफॉर काफी अच्छा काम आ सकता है। शाओ के रीजन बताने पर रैन शाओ की और ज्यादा इज्जत करने लगता है। वेल, रैन पुलिसमैन के वुंड को देखता है एंड ही कम्स टू नो कि चोट इनर ऑर्गन तक पहुंची है, लेकिन इतने ज्यादा ब्लड लॉस में वो नहीं देख पा रहा था कि चोट कहाँ पर लगी है एंड किस ऑर्गन में लगी है। रैन पहले ब्लड को रोकने का सोचता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को जब पता नहीं होता कि ट्रॉमा की क्या स्पेसिफिक सिचुएशन है, तो वो काफ़ी कंज्यूमेबल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि पेशेंट के इन्फेक्शन के चांसेस कम रहें एंड ये चीज़ आम लोगों का भी सबसे पहला सुटेबल इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्लान होता है। वेल, पेशेंट के वुंड को डिसइंफेक्ट करने के बाद रैन अपने हाथ को भी डिसइंफेक्ट करता है एंड अब वो पेशेंट के वुंड को ऑब्जर्व करने लगता है। इंटरनल ब्लीडिंग को रोकना बहुत मुश्किल एंड डेंजरस होता है। अगर कोई डॉक्टर किस ऑर्गन पर वुंड लगा है इसके बारे में श्योर नहीं होता तो उसे उस जगह को प्रेस भी नहीं करना चाहिए एज ये चीज सेकेंडरी इंजरीज की वजह बन सकती है। ऐसी सिचुएशन में जिससे चोट लगी है वो बस इस चीज के लिए प्रे कर सकता है कि उसके इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। वेल, ये तो नॉर्मल डॉक्टर की बात है एंड एज यू गाइज नो, रैन एक स्पेशलिस्ट लेवल फिजिकल एग्जामिनेशन वाली स्किल पोजेस करता है, तो पेशेंट को ध्यान से देखने पर रैन को समझ में आ जाता है कि वुंड कहाँ है। मीनवाइल, रैन को शांत देखकर इंजर्ड यानी कि वो पुलिस वाला घबराने लगता है, लेकिन उसे बोलने में भी हिचकिचाहट हो रही होती है कि कैसे वो इसको बोले कि भाई क्या कर रहा है तू ये। वेल, पास ही में शाओ इंजर्ड को बताता है कि रैन जाओ का कलीग है एंड ये दोनों यूनवा हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट से हैं, तो उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिलासा दे रहा है वो उसे। शाओ जब पुलिसमैन को ये सब बता रहा होता है तो इस दौरान रैन अभी भी लॉक्ड इन करके पेशेंट की इंजरी को केयरफुली देखता है। पुलिसमैन अब थोड़ा पैनिक करने लगा था। सीम्स लाइक उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो बोलता है कि उसे यूनवा जाना है, जिस पर शाओ बोलता है कि वो यूनवा के डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है एज वो लोग अब एम्बुलेंस के आने का इंतजार कर सकते हैं। शाओ की बातें भी पुलिसमैन को कन्विंस नहीं करती। पुलिसमैन कहता है कि रैन सिर्फ उसकी चोट को इंस्पेक्ट कर रहा है। पुलिसमैन काफी ज्यादा दर्द में था एज उसकी काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, तो वो बहकी बहकी बातें करने लगता है। वो बार बार यूनवा जाने की बात करता है। मीनवाइल, रैन इस चीज को कंफर्म कर लेता है कि पेशेंट को चोट कहाँ लगी है एंड इसीलिए वो ज्यादा वेट ना करते हुए पेशेंट के पेट के अंदर अपना हाथ डाल देता है, यानी कि ब्लीडिंग कंट्रोल स्केल। मीनवाइल, रैन को ये सब करता हुआ देखकर वहां आसपास के लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ लोग इस चीज को रिकॉर्ड करने लगते हैं। शाओ कॉन्टिन्यूसली रैन को इस चीज को रोकने के लिए कहता है,
बट जैसे ही रैन उस ऑर्गन को टच करता है जिसका नाम स्प्लीन पेडिकल है, जो कि एक तरह का कनेक्शन हब होता है जो स्प्लीन को बॉडी से जोड़ने का काम करता है। इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो स्प्लीन को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और वेस्ट रिमूव करते हैं। उसी स्प्लीन पेडिकल को प्रेस करता है जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है। लोग इस चीज को नोटिस करते हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये रियलिटी है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? अपने हाथ को किसी के पेट के अंदर डालकर कोई कैसे ब्लीडिंग रोक सकता है? वेल, ये चीज पॉसिबल है। शाओ को समझ आ जाता है कि रैन कोई आम डॉक्टर नहीं हो सकता। अब अभी ब्लीडिंग रुकी ही थी कि तभी वहां पर शाओ का एक आदमी आ जाता है एंड वो उन्हें बताता है कि डॉक्टर जाओ को रैन की मदद चाहिए। अब रैन पुलिसमैन को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता था, तो वो डिसाइड करता है कि वो पुलिसमैन को दूसरे इंजर्ड के पास ट्रांसपोर्ट करेगा एंड एक साथ 2 पेशेंट्स की जान बचाएगा। प्रीटी क्रेजी। रैन के कहने पर शाओ पुलिसमैन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ लाने जाता है। तब तक रैन और पुलिसमैन के पास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग रैन के मेथड को अनसाइंटिफिक बोलते हैं, तो कुछ लोग रैन को रिकॉर्ड करके उसकी तारीफ करते हैं। इस दौरान शाओ एक वेजिटेबल ट्रांसपोर्ट कैरेज लेकर आता है और रैन से कहता है कि उसे सिर्फ यही मिला। रैन सिचुएशन की इमरजेंसी को समझकर कहता है कि उनके पास वक्त कम है, इसीलिए पुलिसमैन को इसी पर ले जाना होगा। वो सिविलियंस से पुलिसमैन को कैरेज पर रखने के लिए कहता है, जिसके बाद सब मिलकर केयरफुली पुलिसमैन को उस कैरेज पर रख देते हैं। फिर सब लोग डॉक्टर जाओ के पास उस पेशेंट को लेकर जाते हैं और रैन सबको कामली और स्टेडी हैंड से चलने के लिए गाइड करता है। फ्लैट ट्रांसपोर्ट कैरेज की वजह से ब्लीडिंग कंट्रोल में रहती है। इस क्रिटिकल मोमेंट में रैन सोचता है कि डॉक्टर जाओ ने उसे बुलाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट की ब्लीडिंग अब तक नहीं रुकी होगी। अगर उसकी हालत भी पुलिसमैन जैसे ही हुई तो उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा होगा। रैन की बात सच साबित होती है। डॉक्टर जाओ जिस पेशेंट के ट्रीटमेंट कर रहा होता है उसे काफ़ी ब्लीडिंग हो रही होती है और आसपास के लोग हेल्पलेसली देख रहे होते हैं। डॉक्टर जाओ अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो ऑयस्टर सेंसेशन रेस्टोरेंट के ओनर से एम्बुलेंस और रैन के लोकेशन के बारे में पूछता है। ओनर बताता है कि एम्बुलेंस और रैन अब बस पहुंचने ही वाला है, पर सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। एक पेडेस्ट्रियन जिसे स्टैब इंजरी होती है वो बात करता है कि उसे सिंगल स्टैब लगा है, पर उसने देखा है कि मल्टीपल स्टैब के बाद भी कुछ लोग बच गए हैं। वो डॉक्टर जाओ से अपने स्टमक को स्टिच करने के लिए कहता है। इस पेशेंट को बहुत क्रिटिकल इंजरी हुई होती है एंड ये जमीन पर लेटा होता है। डॉक्टर जाओ अपने हाथों की मदद से इसके उस पार्ट पर प्रेस कर रहे होते हैं जहाँ से ब्लड फ्लो निकल रहा होता है ताकि ब्लड फ्लो कम हो सके। डॉक्टर जाओ पेशेंट के ब्लड फ्लो को देखते हुए अब सोचते हैं कि ये ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएगा। पैनिक और एंजाइटी उसकी कंडीशन और बिगाड़ सकती है, इसीलिए पेशेंट का माइंड डिस्ट्रैक्ट करना होगा। एक दूसरा आदमी जिसे माइनर इंजरी लगी होती है वो जाओ से कहता है, ओए डॉक्टर, वो अपनी चोट खुद दबा लेगा, तुम हमारी मरहम पट्टी करो। जाओ उस गधे से कहता है कि उसने उसकी इंजरी देखी है, लेकिन अभी वो उसे बैंडेज नहीं कर सकता क्योंकि पेशेंट क्रिटिकल है। अगर डॉक्टर जाओ ने अभी कुछ और किया तो उस बेचारे की जान चली जाएगी। पेशेंट की हालत और बिगड़ती है और वो बहकी बहकी बातें करने लगता है। जाओ घबरा जाता है क्योंकि पेशेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। जाओ के पास कोई और चॉइस नहीं होती, तो उसने क्विक और इफेक्टिव एक्शन लेने का डिसाइड किया। वो रेस्टोरेंट के ओनर से 2 हाई क्वालिटी लिकर बॉटल्स और 2 वाइट टॉवल्स मंगवाता है। ओनर तुरंत अपनी शॉप से सामान लेकर आता है और अब डॉक्टर जाओ से पूछता है कि और कुछ चाहिए। जाओ रियल सिचुएशन रिवील नहीं कर सकता था, इसीलिए वो कह देता है कि सब ठीक है, पर अंदर से उसको पता होता है कि लेपोटॉमी के बिना ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी। लेपोटॉमी का मतलब होता है पेट का ऑपरेशन, जिसमें सर्जन पेशेंट के पेट की दीवार काट कर अंदर के ऑर्गन्स देखने या ट्रीट करने के लिए एक्सेस लेते हैं। यह एक खुली सर्जरी होती है जो डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। डॉक्टर जाओ बेहोश पेशेंट की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर उसने अभी स्टमक ओपन नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर उसने पेशेंट के पेट को ओपन कर दिया एंड पेशेंट को कुछ हो गया तो बड़ी दिक्कत में आ सकता है। वो अपना डॉक्टर्स लाइसेंस तक गंवा सकता है, लेकिन अगर पेशेंट की फैमिली रीजनेबल रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाओ इसे लेकर टेंशन में आ जाता है, उसे काफी ज्यादा पसीना आने लगता है, लेकिन तभी वो खुद से कहता है, आखिर मैं अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मैं एक डॉक्टर हूँ
एंड मेरे पास और टाइम नहीं है। जाओ रेस्टोरेंट के ओनर से वाइन की बॉटल खोलकर उसके हाथ को डिसइंफेक्ट करने के लिए कहता है। रेस्टोरेंट का ओनर घबरा जाता है, बट दे हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। ऑयस्टर रेस्टोरेंट का ओनर एक वाइन की बॉटल को खोलकर डॉक्टर जाओ को देता है एंड बोलता है कि उसे इनके वेस्टेज के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एज वो इन सब के पैसे उससे नहीं लेगा। जाओ ये सुनकर खुश होता है, चलो कम से कम इंसानियत जिंदा है। जाओ पेशेंट के स्टमक के ऊपर वाइन गिराता है ताकि वो डिसइंफेक्ट हो। एंड अब डॉक्टर जाओ रेस्टोरेंट के ओनर को दूसरी बोतल खोलने के लिए कहता है। वेल अपेरेंटली इस वाइन की बोतल को खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। बिसाइड्स दिस डॉक्टर जाओ तब तक अपने नाइफ को पेशेंट के एब्डोमेन को ओपन करने के लिए पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर जाओ प्रिपेयर्स हिमसेल्फ टू ओपन द एब्डोमेन। डॉक्टर जाओ अब प्रिपेयर्ड था। वो एब्डोमेन को खोलने ही जा रहा होता है कि तभी पीछे से रैन उसे आवाज देकर रोक लेता है। अबैस बचे हुए लिकर की बोतल भी डॉक्टर जाओ के हाथ में लगने वाली थी, तो रैन उस लिकर बोतल को बचाने के लिए कहता है, एज अब यहाँ से रैन ऑपरेट करने वाला था। लिटरली रैन को देखकर जाओ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रैन अब दोनों पेशेंट को साथ में रखवाता है, एज अब वो उस दूसरे पेशेंट के पेट पर आयोडोफॉर गिराता है जो कि शाओ लेकर आया था। रैन देखता है कि पेशेंट के लिवर पर वुंड है जिससे कि हाई ब्लड लॉस हुआ है। रैन अपने स्पेशलाइज्ड लेवल एग्जामिनेशन की मदद से ये सब पता कर लेता है। रैन अब डॉक्टर जाओ को उसके हैंड को लिकर बॉटल से वॉश करने के लिए कहता है ताकि उसका हाथ डिसइंफेक्ट हो सके। आफ्टर क्लीनिंग हिज हैंड, रैन अब डॉक्टर जाओ को पेशेंट को नीचे पकड़ कर रखने के लिए कहता है ताकि पेशेंट लेपोटोमी के दौरान बिल्कुल भी ना हिले। डॉक्टर जाओ तैयार था एंड दूसरे लोग इस केओस एंड क्रिटिकल सिचुएशन में रैन को रिकॉर्ड करते हैं एंड उसकी सर्जरी की तारीफ भी करते हैं। जैसे ही रैन पेशेंट के स्टमक को ओपन करने के लिए जाता है,